हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री जो कि हम लोग पढ़ते थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और हम आज बात करने वाले हैं कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। और कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन के अंडर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हमने सारी चीज़ें जो हैं, इसके पिछले वाली जो भी टॉपिक थी, हम लोग सारी चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर कर ली है ना। आप देखो, कहीं अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, बहुत हमने डिटेल में डिस्कशन किया था, याद है? चलो ठीक है, याद होगा। तो हम लोग अब बात करने वाले हैं नाइट्रिक एसिड की, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड, इसके डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे इसका पूरा। और हम फिर पढ़ेंगे ब्राउन रिंग टेस्ट के बारे में, जो कि हम लोग किसके लिए करते हैं? NO3 माइनस आयन के लिए, यानी कि नाइट्रेट आयन के लिए करते हैं। ठीक है, तो हमारे टॉपिक का, हमारे पूरे वीडियो का ये वाला टॉपिक पूरा होने वाला है। देखो, ये हमारा पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो बेस्ड है NCERT पर। लेकिन NCERT में क्या है कि एग्जैक्टली दे दिया है। अगर आप रटना चाहते हो, फिर से मेरी बात सुन लो, अगर आप रटना चाहते हो तो इस वीडियो को नहीं देखो, जाकर के NCERT का वो पूरा पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं मतलब समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन रट लोगे। हाँ, लेकिन अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो कि ये ऐसा हुआ, ये ऐसा रिएक्शन क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, तो डिटेल में अगर आपको डिस्कशन अगर चाहिए, है ना, तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखो। ओके, तो स्टार्ट किया जाए। चलो बच्चे लोग, देखो हमारा ये जो HNO3 है, दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं अपने इस नाइट्रिक एसिड की, ठीक, नाइट्रिक एसिड दैट मीन्स HNO3। तो ये जो HNO3 जो हमारा है ना बच्चे, ये हमारे क्या है? ये हमारे एक ऑक्सो एसिड का ही एक फॉर्म है। ठीक है, तो बेसिकली देखो होता क्या है कि हमारा जो भी नाइट्रोजन होता है, ठीक है, यानी कि जो नाइट्रोजन है वो क्या करता है? वो ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन फॉर्म ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड। नाइट्रोजन क्या बनाता है भाई? नाइट्रोजन ऑक्सो एसिड बनाता है। अब ये ऑक्सो एसिड क्या बोला है? ये ऑक्सो एसिड का मतलब क्या है? तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, एक साथ अगर दोनों अगर बॉन्डेड हो जाते हैं, बात आगे समझ में, एक ऐसी एसिड जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक साथ बॉन्डेड हो जाते हैं। देखने में तो लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन एक साथ अगर वो बॉन्डेड हो जाएं समहाउ, तो उस टाइप का हमारा जो एसिड बनता है उनको हम लोग ऑक्सो एसिड कहते हैं। तो क्या बोल देंगे हम? ये कह देंगे कि एसिड दैट कंटेन ए हाइड्रोजन। क्या कंटेन किया हो? एक हाइड्रोजन कंटेन किया हो, दैट कंटेन अ हाइड्रोजन टू दैट कंटेन अ हाइड्रोजन, कह सकते हो हाइड्रोजन एटम बोल दो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, हाइड्रोजन एटम टू एन ऑक्सीजन एटम। तो अगर हम हाइड्रोजन एटम से, अगर हमें ऑक्सीजन एटम को अगर हम कंटेन कर लें एसिड में, तो हमारा जो टाइप का जो एसिड बनेगा हम उसको कहेंगे ऑक्सो एसिड। ठीक है, अब इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली हमें जो मेन पढ़ना है, हमें पढ़ना है आपकी जो NCERT में है, वो है आपका H2N2O2, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोनाइट्रस एसिड। नाम याद रखना है, क्या याद रखना है? हाइपोनाइट्रस एसिड। अभी बात समझते जाना, ठीक है। दूसरे टाइप का हमारा जो एसिड होने वाला है वो हम जिसको कहते हैं HNO2। क्या बोलेंगे? HNO2, दैट मीन्स इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस एसिड, नाइट्रस NITROUS होगा। ठीक है, नाइट्रस एसिड। तीसरे टाइप का हमारा जो एसिड होगा, जिसको हम बोलेंगे, मतलब हमारा ये हमारा ऑक्सो एसिड का ही टर्म में आएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रिक एसिड, यानी कि ये हम लोग बात कर रहे हैं इसी की, है ना। दैट मीन्स HNO3 की बात करें, जिसको हम लोग बोल रहे हैं नाइट्रिक एसिड। ओके, हमारी फोर्थ टाइप की जो होगी, जिसे हम लोग बोलेंगे HNO4। क्या हो गया? हम बोलेंगे HNO4, और ये हम इसे बोलेंगे फेरोक्सो नाइट्रिक एसिड, फेरोक्सो। ठीक है, फेरोक्सो नाइट्रिक एसिड। अब यहाँ पर थोड़ी सी बातें जान। देखो, अगर आपको इस नाइट्रिक एसिड के पूरे टर्म को अगर अच्छे से समझना है, जो भी आप इसका जो केमिकल रिएक्शन देखोगे, अगर इसको टर्म को, अगर पूरे के पूरे टर्म को समझना है, तो आपको अपने क्लास 11th का एक बढ़िया सा टॉपिक आपको याद काम आने वाला है। कौन सा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर आपको ये अगर क्लियर है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं क्लियर है तो देखो, सिंपल से मेरी बात याद रखना, जिन बच्चों को अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तुरंत इस पार्ट को मतलब स्किप करो, जल्दी से आगे भागो, जहाँ तक हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ, अगर नहीं क्लियर है, अगर कन्फ्यूजन लगता है कि हाँ सर कैसे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा अगर देख लेते तो सर मजा आ जाता, तो फिर आप इस चीज़ को देखो। सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत जो है नॉलेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तो पता ही, थोड़ा बहुत तो रूल तो पता नहीं, बेसिकली कुछ रूल्स पर बेसिकली बेस्ड होता है। तो अगर हम बात करें देखो, अगर हम बात करते हैं इस HNO4 में, है ना,
इस HNO4 की अगर हम जो है ऑक्सीडेशन, इसमें HNO4 में अगर हम इस N की अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं तो देखो कैसे निकालेंगे, मेरी बात ध्यान समझना, कैसे निकालेंगे। देखो तो हमने कहा भाई H है तो मान लेते हैं कि इस X का जो ऑक्सीडेशन नंबर, N का जो ऑक्सीडेशन नंबर वो मान लो X, ऐसे तो मानते हैं ना, आ रही बात में। तो क्या हो जाएगा, देखो H का कितना होता है, H का होता है बेसिकली 1 और ये हो जाएगा प्लस X, भाई नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा X हमने मान लिया है, और ऑक्सीजन का जनरली कितना होता है, जनरली हम लेते हैं -2, तो -2 × 4 दैट मीन्स कितना हो जाएगा, -2 × 4 दैट मीन्स हो जाएगा -8, कितना हो जाएगा -8 इज इक्वल टू, और देखो इस पूरे आयन, मतलब ये हमारा जो पूरा जो कंपाउंड है, क्या इसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव या कोई भी निगेटिव चार्ज है, नहीं है, बात को ध्यान समझना, पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है नहीं है। तो क्या होगा, तो इसके इज इक्वल टू हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, यही तो होता है ना। मान लो कि अगर इसके इस पूरे के ऊपर मान लो अगर माइनस चार्ज होता, प्लस चार्ज होता, मान लो अगर -1 चार्ज होता, तो हम क्या लगा देते हैं, यही हमारा रूल है, बेसिक सा रूल है जनरल। अभी कि हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात नहीं कर रहे, हम केवल ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ से आप जब x की वैल्यू निकालोगे तो देख लो कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 1 - 7, इधर आ जाएगा 7। आप ये मेरे को बताओ कि क्या नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन होती है, आप ये जो पढ़ते चले आए हो चैप्टर, तो इस चैप्टर में आपने मैक्सिमम नाइट्रोजन का, अपने मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपने कितना देखा है, 5, और ये कितना आ गया 7। क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब यहाँ पर अब हम, आपको पता था कि हमारी जो ऑक्सीजन होती है उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो वेरी करती है, तो जनरल केस में हम क्या लेते हैं, जो है -2 के आसपास लेते हैं। लेकिन जब हमारा वो परऑक्साइड के फॉर्म में बनाता है, जैसे H2O2 समथिंग इस तरीके से जब होता है, तो उस केस में हम फिर क्या लेते हैं, -1 लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या रख करके देखने वाले हैं, -1 रख करके देखने वाले हैं इस O की, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, ये हमारा गलत हो गया, बात समझ में आ रही है ना, ये गलत है। ये ऑक्सीजन का, भाई नाइट्रोजन का मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 5 होता है, +5 होता है, बात समझ गया। चलो, हमने कहा कि अगर हम इसमें, ये सब बातें हम यहाँ से डिस्कस हमें नहीं करनी चाहिए थी, बट डोंट वरी, देख लो, अगर आपको डिटेल में देखना है तो देख लो, ठीक है। और H का हो गया, H का हो गया 1, नाइट्रोजन का हमने मान लिया X, और इसका हमने मान लिया माइनस का 1, दैट मीन्स -4 इज इक्वल टू कितना हो गया 0, सो दैट मीन्स X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ओके, देखो अब ये क्वेश्चन मज़ेदार बन गया, ये आपके ना जेई नीट लेवल का हो गया ये क्वेश्चन, ध्यान समझना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन बन गया। एग्जैक्टली डायरेक्टली ये बोल देगा, चलो इसमें जो है नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो जिन बच्चों को लग रहा है कि ये +3 भी होगा, या ये भाई +7 तो नहीं हो सकता, वैसी बात है, 5 से ज़्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि डी ऑर्बिटल होते ही नहीं है नाइट्रोजन में। अब जिन बच्चों को लग रहा है कि नहीं +3 होगा, तो उनका भी ये चीज़ गलत है ना। देखो रीज़न क्या बताते हैं, समझाते हैं कैसे ये +3 भी गलत क्यों है। देखो, अगर आप शॉर्ट तरीका, अगर आप ध्यान रखो ना कि शॉर्ट तरीका क्या है, तो याद रखना कि अगर मान लो मैक्सिमम अगर 7 गया है, मैक्सिमम कितना गया है 7, लेकिन मैक्सिमम होता कितना है 5 होता है। तो अगर 7 गया है मैक्सिमम, तो हम कह देंगे कि उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा वो हो जाएगा 5। आपने कहा सर नहीं, बात समझ नहीं, लेकिन ये शॉर्ट तरीका है कि भाई अगर 7 है तो 7 तो हो नहीं सकता, लेकिन मैक्सिमम हो कितना सकता है 5, तो मैक्सिमम ये ना होकर के ये वाला मैक्सिमम हो जाएगा, तो इसका होगा 5। लेकिन अगर आप इसको समझना चाहते हो तो ध्यान से देखो, हम लोग इसको समझते हैं, देखो कैसे, इसको देखो हम लोग कैसे करें। तो यहाँ पर इसका हमें क्या बना लेते हैं ना, इसका हम लोग थोड़ा सा लुईस स्ट्रक्चर बना लेते हैं। याद है क्या, पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। चलो देखते हैं कितने बच्चों को याद है। तो देखो, क्या हमारे पास नाइट्रोजन है, तो मान लो कि हमने एक नाइट्रोजन बना लिया, लुईस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। लुईस स्ट्रक्चर बना करके हम क्या करेंगे, इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे इस नाइट्रोजन का। अब देखो, अब आपको पता है कि नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं ना। तो 5 होते हैं, तो अच्छा 2 तो इधर वाला ऑक्सीजन ले लेगा, बात समझे, 2 इधर वाला ऑक्सीजन ले लेगा। अब नाइट्रोजन के पास बचा 1 इलेक्ट्रॉन, ध्यान समझना, नाइट्रोजन के पास बचे 1 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ऐसा करते हैं कि हम, अब वो जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो मान लो हम ऑक्सीजन को दे देते हैं, है ना, ऑक्सीजन लेगा देगा, है ना। तो 6 8 इसके पास भी हो जाएंगे। अब एक और 4 ऑक्सीजन है टोटल, तो हमें एक और ऑक्सीजन बनाना है। अब एक ऑक्सीजन जैसे तो लगा नहीं सकते, समझ गए बात, तो एक ऑक्सीजन हम फिर से इधर लगा देते हैं, और एक हाइड्रोजन हम इधर लगा देते हैं। देख लो, चेक कर लो, ये बात सही आ रही है, ये बात बैटरी फिट बैटरी है। क्या हुआ, हम मान लो इसको हम अभी एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखो हुआ क्या, इस वाले ऑक्सीजन ने क्या किया, देख लो, चेक कर लो, इस वाले जो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है ना, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। इसका भी क्या है भाई, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे ले लिया, इधर भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे ले लिया। अब इधर 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो एक यहाँ से लिया और एक इधर से लिया, तो 8 हो गया ना। आगे बात सुनिए, इस वाले ऑक्सीजन ने भी क्या किया, एक इधर से लिया एक इधर से लिया, तो 8 हो गया ना। आगे बात सुनिए, तो देखो अब ऐसे भी देख लो कि अगर आपको, अगर मान लो रिप्रेजेंट करना होगा, जैसे आपने कहा कि सर HNO4 है, तो इसमें टोटल हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो H में होता है 1 और प्लस नाइट्रोजन के होते हैं 5
और ऑक्सीजन के देखो कितने हो जाएंगे 6, तो 6 4 जा 24, ठीक है 24, तो 24 प्लस 6 यानी कि 30, यानी कि टोटल आपके 30 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। चलो बना दो, 1 2 3 4, यही तो होगा 1 2 3 4, बात आ गई समझ में, एक इसके साथ बैलेंस हो गया ना, मतलब बॉन्ड बना लेना। अब देखो इसका बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता था एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, तो ये ऑक्सीजन खींच लिया। ऑक्सीजन का तो कंप्लीट हो गया, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन का भी कंप्लीट हो गया, 2 होने चाहिए। इस वाले ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो गया, इस वाले ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो गया, इस वाले ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो गया। लेकिन नाइट्रोजन जो है बेचारा वो बच गया, नाइट्रोजन बच गया। अब क्या किया जाए, नाइट्रोजन के लास्ट में देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 2 और चाहिए। तो क्या करेगा, बोलेगा ऐसा करो नाइट्रोजन भाई तुम मेरा तो इलेक्ट्रॉन ले लो। तो देखो क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ध्यान से समझना, ये सब तो मस्त है, एकदम मजे में है। नाइट्रोजन परेशान है, नाइट्रोजन को मिल गया है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा, वो आ जाएगा। अच्छा देखो, अब जब ऐसा होगा तो हम यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव निगेटिव को भी थोड़ा सा रख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या रहेगा, यहाँ पर तो अभी माइनस रहेगा, यहाँ पर भी क्या रहेगा भाई, ऑक्सीजन ने लिया है ना, माइनस रहेगा। और इस वाले नाइट्रोजन के पास अभी इस केस में 2 पॉजिटिव रहेगा ना, क्योंकि इसने इसको भी दिया था, इसको भी दिया था। अब जब इसने दे दिया तो अब इसके पास केवल 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यानी कि 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचेगा और एक माइनस, मतलब माइनस भी हट जाएगा। इस वाले के पास देखो क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6 और एक अभी माइनस अभी भी रहेगा। चेक कर लो नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो गई क्या, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई ना। आगे बात सुने, तो नाइट्रोजन के पास क्या हो जाएगा, अब 1 प्लस हो जाएगा। फिलहाल अब देखो, हमने कहा कि हमारा जो परऑक्साइड होता है, परऑक्साइड के केस में हमारा जो ऑक्सीजन अगर हमारा परऑक्साइड है तो कितना होता है, जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है, -1। तो परऑक्साइड का मतलब, बात ध्यान समझना बच्चे, परऑक्साइड का मतलब होता है O सिंगल बॉन्ड O। बात को ध्यान समझो, इन दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, चलो O सिंगल बॉन्ड O को हम लोग अगर ऐसा लिखा हुआ है कहीं तो हम क्या उसको हम लोग बोलते हैं परऑक्साइड। तो देखो इसमें कितने परऑक्साइड है, बस यही आपको पहचानना होगा कि इसमें कितने परऑक्साइड हैं। आगे बात समझ में, इसलिए जरूरी स्ट्रक्चर बनाना है ना। यहाँ से भी हम ये क्लियर नहीं हो पाते, ऐसा लगेगा कि अच्छा यहाँ से 2 परऑक्साइड हैं तो क्या करोगे, एक बार O एक बार बना लिया, फिर एक बार O एक बार बना लिया, तो आप कहोगे अच्छा इसका भी माइनस बना दिया तो इसका तो गलत हो जाएगा, इसलिए हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ा। आ रही बात समझ में। तो हमने कहा कि यहाँ पर हमारे पास इन दोनों को मिलाकर के देखो एक परऑक्साइड है, तो देख लो चलो रख देते हैं। अच्छा परऑक्साइड का मतलब मैंने आपको बताया, तो इसका भी आप देखो क्या करोगे, मतलब यहाँ पर कितने परऑक्साइड है, 2 है, मतलब दैट मीन्स हम इसका हम भी रखेंगे -1 और इसका भी हम रखेंगे -1, ठीक है। इस तरीके से रखते हैं, ध्यान रखना। अब देखो रख दो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, H का देखो कितना हो जाएगा 1, यानी कि प्लस का 1। अब देखो कितने परऑक्साइड है, मतलब ये O तो इन दोनों का मिलाकर के -1, इसका भी -1, तो कितना हो जाएगा -2। डायरेक्टली ऐसे रख सकते हैं क्या, -2। फिर देखो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, इस नाइट्रोजन का मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x, तो प्लस का x। देखो कितने हमारे ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, और इन दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, -2, क्योंकि ये अलग है ना। आरी बात सुन में, ये तो अलग अलग है ऑक्सीजन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -2 और -2, ये वाला भी -2, ये वाला भी -2, ठीक है। डायरेक्टली आप चाहो तो रख सकते थे। अब देखो ये कितना हो गया, तो ये हो गया -2 दैट मीन्स -6 और -6 + 1 दैट मीन्स +5, सॉरी -5 दैट मीन्स x - 5 = 0 या फिर दैट इज x = 5। मज़ेदार था ये, आपके IIT JEE नीट के लेवल का था, डायरेक्टली से पूछता है, ठीक है। आ रही बात समझ में, क्लियर है, आगे बात बढ़ाई जाए तो इस तरीके से हमने क्या है, चलो हम क्या बता रहे थे और क्या बताने लगे, कोई बात नहीं। तो ये बात ध्यान रखना, लुईस स्ट्रक्चर, और अगर आपने लुईस स्ट्रक्चर बना लिया तो बस सिंपल से कुछ बेसिक से रूल, देखो कितना आसान है यार, केमिस्ट्री क्या ही बताया हम। चलो आगे देखो क्या बता रहे हैं, तब इनका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हम यहाँ से मिटाते हैं। अब देखो अब आ गया तो बताना ही पड़ेगा, आगे बात सुनिए, है ना। तो ये सब बातें थोड़ी सी ध्यान रखो, बहुत ही बेसिक से हम लोग देखो पढ़ रहे हैं, और यही सब बेसिक कहोगे, ये सब बेसिक नहीं पता रहेगा, कहोगे सर हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर हम। अगली बात में चलो देखो, तो हमने इस तरीके से क्या कर लिया, हमने इस तरीके से, और मैंने आपको शॉर्ट तरीका ही बता दिया कि किस तरीके से आप जो है निकाल सकते हो ना। अच्छा तो हमने यहाँ से क्या बता दिया कि यहाँ से हमारी इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस N की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस वाले HNO4 में जो N की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चे वो कितनी है, +4 है। और इस नाइट्रिक, अच्छा चलो आप मेरे को नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन, नाइट्रिक एसिड में इस नाइट्रोजन का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट बना करके बताओ कितना आ जाएगा, आप निकाल लेना कितना आएगा। देखो प्लस का 5 आएगा, निकाल लोगे ना। अरे यार देखो ना, देखो H का कितना होता है 1 होता है, प्लस N का देखो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं X, और O का देखो कितना हो जाएगा, O का पे जनरली करके देखते हैं, तो O का देखो कितना हो जाएगा, -3 है, मतलब 3 है, तो ऑक्सीजन का होता है कितना, -2, तो -2 × 3 = ओवरऑल इसके ऊपर कोई भी चार्ज है नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0। सॉल्व कर देखो, -6 और +1 दैट मीन्स 5, यानी कि x = 5। और सॉरी इसका हमने कितना बताया, 5 बताया था ना यार, सॉरी गलत हो गया, मेरा बड़ा हो गया। तो इसका भी देखो कितना है बच्चे, इसका भी 5 है। आगे बात समझे। अच्छा इस वाले में नाइट्रस एसिड वाले में निकाल सकते हो क्या, चलो निकाल लो। तो H का देखो कितना हो जाएगा, देखो H का हो जाएगा 1
और n का हमने मान लिया x, ओ का हमने मान लिया -2, -2 दैट मीन्स -4। तो देखो कितना हो जाएगा, -4 और +1 दैट मीन्स -3। तो x = 3। तो इसमें देखो कितनी आ गई, 3 आ गई। अब इसका देखो निकाल सकते हो क्या, इसका निकालोगे फिर देखो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप फिर इसका इसी तरीके से क्या करोगे, स्ट्रक्चर बना करके कर लेना। क्या पता यहाँ पर जो है O2 को क्या लिया गया हो, एज अ पेरोक्साइड लिया गया हो। आ रही है बात समझ में, चलो करके देख लेते हैं। ठीक है, देखो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा +2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार ऑक्सीजन है। इसका हम मान लो 2x मान लेते हैं, और इसका हम मान ले तो मान लो कि अभी हम पेरोक्साइड लेकर के मान लो भी नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम ले लेते हैं -4 = ओवरऑल 0। तो देखो कितना आ जाएगा, +2 और -4 दैट मीन्स हो गया आपका -2 इधर गया 0 दैट मीन्स x = कितना आ गया, 1। हाँ ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर इसका एक और तरीका होता है, जो इसको हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, N2 और OH का होल ट्वाइस। देखो भाई हमने कहा था ना, ऑक्सो एसिड का मतलब क्या होता है, कंटेन 2 n ऑक्सीजन विद, है ना, हाइड्रोजन एटम के साथ क्या होता है, लगा हुआ रहता है। देखो N2 यानी कि देखो कितना हो जाएगा 2x और प्लस OH का आपको पता ना चाहिए, OH का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितना होता है, -1। तो -1 × 2 और = 0। तो इधर जाएगा -2। ठीक है, तो x = 1। ठीक है, तो x की यहाँ पर जो हमारी n की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +1 है। अब मेरे को ये बता दो कि हम बात कर रहे हैं बेसिकली, अभी हम बात करें किसकी, हम बात करें केवल अपने नाइट्रिक एसिड की। हमारा ये अपने इस लेक्चर का हीरो है, ध्यान समझना, ये हमारा जो HNO3 है ना, इस लेक्चर का हीरो है। तो अभी हम केवल इन सब की बात नहीं कर रहे हैं, इन फर्दर ऑक्सो एसिड की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं केवल अपने इस वाले ऑक्सो एसिड की बात कर रहे हैं। अब देखो, अभी बताओ कि अगर नाइट्रोजन का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +5 है, तो क्या नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से भी ज़्यादा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, कम हो सकता है। बात को समझो बच्चे, कम हो सकता है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ से आपको बेसिक सा नॉलेज पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। देखो अगर हम ये कहें जनरल से, अगर हम कुछ बातें अगर आपको हम और बताएं, जनरल सी बातें अगर हम आपको कुछ और बताएं, अगर हम ये कहें कि भाई देखो ये तो इतनी बात समझ आए कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्सो एसिड है ना, जो हमारा जो HNO3 वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड है। अब अगर हम ये कहें कि हमारा जो HNO3 है, हमारा हीरो कौन है, HNO3, हम HNO3 की तो बात कर रहे हैं ना। हम अगर आपसे ये कहें कि HNO3 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप कहोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप, ये अभी रटने वाली बात नहीं है, मेरी बात ध्यान समझो। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों बोल दिए, रिड्यूसिंग एजेंट क्यों नहीं बोले। हाँ आ रहे हैं टॉपिक पर आ रहे हैं। अगर देखो आपको ये चीज़ क्लियर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों बोल रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्यों नहीं बोल रहे हैं, अगर ये क्लियर है तो जल्दी से आगे बढ़ जाओ। नहीं क्लियर है तो देखो बहुत हेल्प करेगा ये। देखो बात समझो, मैंने आपसे कहा कि सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऐसा क्यों, तो अब उसके लिए आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन। देखो जिन बच्चों को पता है ऑक्सीडेशन, हम पहले ही बोल चुके हैं, और जिन बच्चों को पता है रिडक्शन, वो आगे बढ़ो जल्दी से। और आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन है शायद सर से, अगर हम थोड़ा सा पढ़ लें तो ये चीज़ें मेरी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो देख लो जल्दी से। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि बेसिकली हमारा हम बेसिकली इसको हम देखो, हम आपको क्या बताएंगे बेसिकली, इसके हम 3 तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हम इस वाले टर्म को छोड़ दे रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन बेस्ड कॉन्सेप्ट की हम बात करते थे, है ना, कि इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या कहेंगे। तो बेसिकली जब हमारा इलेक्ट्रॉन जब रिड्यूस होता है, जब लॉस होता है, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो हम उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन का जब गेन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन। इस तरीके से याद आपको रखना था, शायद मैंने आपको बताया भी था। OIL दैट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है, और RIG दैट इज रिडक्शन, ठीक है। रिग और ऑयल मीन्स ऑक्सीडेशन, रिग मीन्स ये रिडक्शन। तो क्या है भाई, देखो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज लॉस। OIL का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज लॉस। RIG ये मैंने आपको बताया था शायद, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले मैंने शायद आपको बताया था, देख लेना एक बार, चेक कर लेना, आप मेरे को कमेंट करके बताओगे अगर आपको याद होगा तो, शायद मैंने बताया था। और रिग का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, रिग का मतलब देखो क्या होता है, हम ये कहते हैं देखो हमने कहा क्या कहा, हमने कहा कि ऑक्सीडेशन इज लॉस, और रिडक्शन का हमने क्या कहा कि रिडक्शन इज गेन, है ना। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर गेन होगा, G मीन्स गेन और L मीन्स लॉस, तो अगर इलेक्ट्रॉन अगर लॉस होगा दैट मीन्स ऑयल, और इलेक्ट्रॉन अगर गेन होगा तो दैट मीन्स आपका वो क्या हो जाएगा, वो आपका होगा रिडक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ से बात समझो, फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे मैंने कहा, ये तो पहला तरीका हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि आपके पास, जैसे मान लो एक सिंपल सा हम एग्जांपल दे रहे, बहुत ही छोटा सा बच्चा सा, एक बच्चा वाला, जैसे हम आपको अगर एग्जांपल दे दे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा ऑक्सीडेंट के केस में कि भाई मेरे पास H था,
ठीक है, H से क्या बन गया, H प्लस बन गया। बात को ध्यान समझना, H से क्या बन गया, H प्लस बन गया। तो ये बताओ H से अगर H प्लस बना है तो ये बताओ अभी H था, जैसे आप देखिए ना Na होता है तो Na से क्या बन जाता है, Na प्लस बन जाता है। तो आप क्या कहते हो कि अच्छा Na है, Na ने जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। तो Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, देखो इस वाले को देखना है, इधर वाले को नहीं देखना है। आपने क्या कहा, आपने कहा कि सर ऐसा होगा कि यहाँ से Na से ये जो Na प्लस बन गया, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि Na ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। तो यहाँ पर भी तो वही तो बात हो गई, यहाँ पर हाइड्रोजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, तभी तो H प्लस, ये जो H है वो H नहीं रहा, वो H अब क्या बन गया, H प्लस बन गया। तो ऐसा कब बना होगा, जब हाइड्रोजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया होगा, रिमूव कर दिया होगा, लॉस कर दिया होगा। तो दैट मीन्स अगर H से H प्लस की अगर हम तरफ बात करें तो हम कहते हैं कि हमारा यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऐसा देख के मत बताता नहीं कि यहाँ पे हमारा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, नहीं, इसने जब तक अपना एक इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ा होगा तब तक यहाँ पर ये H प्लस नहीं बना होगा। ठीक है, तो अभी ये H था, H प्लस बन गया, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। क्लियर है बात, आ रही बात समझ में। सिमिलरली देखो, मान लो जैसे आपने कहा Cu, तो Cu से मान लो बन जाता है Cu2 प्लस, क्या बन जाता है, Cu2 प्लस बन जाता है। इसका मतलब अभी ये Cu था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तभी तो ये क्या बना, Cu2 प्लस। देखो अगर ये Cu2 प्लस है तो इसका मतलब ये दिखाता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया है। आ रही बात समझ में। तो देखो ऑक्सीडेशन को हमने क्या कहा कि ऑक्सीडेशन इज लॉस, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस होगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अच्छा एक और समझो, अभी अभी हम इस यहाँ से रिडक्शन को भी हटा रहे हैं। ठीक है, अब मान लो अगर हम आपको एक रिडक्शन का अगर एग्जांपल दे, नहीं रिडक्शन का या ऑक्सीडेशन का आप मेरे को बताओगे, जैसे मैंने आपसे कहा कि पास था Cl माइनस। ठीक है, अब ये Cl माइनस से क्या हो गया, ये हो गया Cl माइनस से Cl प्लस हो गया। ठीक है, सॉरी Cl प्लस यहाँ पर हम रिप्रेजेंट तो नहीं करेंगे, Cl प्लस, Cl से क्या हो गया, जैसे यहाँ पर ये हौच पौच हो गया क्या, ठीक, इसको हम हटा देते हैं ना। तो Cl माइनस से क्या हो गया बच्चे, Cl माइनस हो गया Cl। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ कि यहाँ पर इसका यानी कि Cl माइनस का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो सिंपल आप देखो, यहाँ पर Cl माइनस था, Cl माइनस का मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया हुआ था। अब ये Cl माइनस, अब इस माइनस, अब इसने क्या किया कि अब इसने अपना, अब ये Cl हो गया, इसका मतलब है कि अपने एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, खो दिया। यही तो बात है, एक इलेक्ट्रॉन को इसने खो दिया। तो देखो यानी कि हम देख रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि एक तो हमारा, तो हम अब हम आपको देखो क्या करें, 2 तरीके बता रहे हैं इसको याद रखने का। पहला तरीका क्या है कि भाई इस तरीके से पहचान लो कि हमारा जो है इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो रहा है तो हम कहेंगे ठीक है हमारा ऑक्सीडेशन है। दूसरा तरीका देखो पहचानने का, सिंपली क्या मतलब है कि अगर हम कहते हैं कि इंक्रीज इन पॉजिटिव, हम कह रहे हैं ना कि इंक्रीज, अगर पॉजिटिव चार्ज में देखो अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम क्या करें कि इंक्रीज, ये दूसरा तरीका है याद रखने का। ठीक है, अगर हम ये कह रहे हैं कि इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, देखो इस वाले केस में देखो क्या हो रहा है, इस वाले केस की हम बात कर रहे हैं, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीज हो रहा है तो भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ से देखो, मान लो हमने कहा भाई Cl माइनस था, Cl माइनस से क्या होगा Cl, तो आप छोड़ दो अभी इस चीज़ को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो देखो क्या यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस ही तो हो रहा है। Cl माइनस था, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, अभी उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को खो दिया, समझ गए। अच्छा, जैसे मान लो अगर मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दे दूँ, जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ पर था MnO4 डबल माइनस। ठीक है, अभी डबल माइनस से देखो क्या हो गया, ये आपका मान लो बन गया MnO4 माइनस। ध्यान समझो, MnO4 माइनस। अब इन दोनों को देखो यहाँ पर भी देखो 2 माइनस है, यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर इसने एक अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया, यहाँ पर MnO4 ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस कर दिया, लूज कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज होता है या डिक्रीज इन निगेटिव चार्ज होता है, और हम क्या बोल सकते हैं बच्चे, ये अब ट्रिक याद रख लेना, अगर याद होना चाहिए तो, अगर जैसी आपकी मर्जी, डिक्रीज इन निगेटिव चार्ज। कितना बढ़िया सा ये ट्रिक है कि अगर इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, मैंने आपको सारी चीज़ें विद कॉन्सेप्ट के साथ बताई, ऐसा नहीं कि हम बस आपको ट्रिक ही बता रहे, नहीं, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज और डिक्रीज इन निगेटिव चार्ज, तो हमारा वो कहलाता है बच्चे ऑक्सीडेशन। यानी कि यहाँ पर हमें ये सारी जो चीज़ें हमारी, ये क्या हमारी ऑक्सीडेशन। अब देखो ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन क्या है, एक प्रोसेस है, और ऑक्सीडाइजिंग और ये रिड्यूसिंग एजेंट हमारा एक पर्टिकुलर एक सब्सटेंस की हम बात करते हैं। तो ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, हमारा एक प्रोसेस होता है। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है, समझ में आ गई बात। तो अगर इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज होगा, आपने देखा कि यहाँ पर कोई भी प्लस नहीं था, यहाँ पर एक प्लस आ गया, यहाँ पर कोई भी प्लस नहीं था, यहाँ पर 2 प्लस आ गया। ठीक है, तो अगर इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज होगा तो आप समझ जाना कि वहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर डिक्रीज इन निगेटिव चार्ज अगर होता है, क्या हो रहा है, डिक्रीज इन निगेटिव चार्ज। देखो यहाँ पर Cl, यहाँ पर 1 माइनस था, यहाँ पर माइनस चार्ज डिक्रीज हो गया, यहाँ पर 2 माइनस था, यहाँ पर माइनस चार्ज डिक्रीज हो गया। तो अगर डिक्रीज इन निगेटिव चार्ज होता है तो हम क्या कहेंगे, वहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होता है। ये बात क्लियर हो गई क्या। अब हम बात करते हैं रिग की, RIG, मतलब हम क्या कहेंगे, रिडक्शन इज गेन। रिग का मतलब क्या होता है, रिडक्शन इज गेन। तो हम बात कर रहे हैं रिडक्शन की। देखो
इसका भी सिंपल सा हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, ठीक है। पहले एक जनरल मेथड समझ लेते हैं। अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि रिडक्शन का मतलब होता है क्या है कि इलेक्ट्रॉन का हम गेन करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने कहा आपसे कि आपके पास अभी H+ था, क्या था बच्चे आपके पास H+ था, और H+ से देखो फर्दर ये क्या हो गया H हो गया, H+ से क्या हो गया H हो गया। इसका मतलब है कि अभी इसके पास देखो H+ था, प्लस का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी। जैसे हमने कहा ना कि भाई Na था, Na से क्या हो जाता था, Na से Na+, आपको Na वाला सिंपल एग्जांपल याद होगा, आप कहते थे ना Na से Na+ हो गया, जैसे ऐसे बोलते थे ना Na था इधर Cl था तो Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तब जाकर के Na के ऊपर एक, ये बेसिक आपको यही तो पता है ना, आप स्टार्टिंग से क्लास 9 10 से यही तो पढ़ते चले आ रहे हो। लेकिन अब हम इसी को अपना पेज बना करके चल रहे हैं, तो हमने कहा भाई H+ था, H+ से क्या हो गया H हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पर H+ है, H+ का मतलब क्या है, देखो इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब ये इलेक्ट्रॉनों की कमी हट गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी हट गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी हटी मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ले लिया। भाई इलेक्ट्रॉनों की कमी कैसे हटेगी, तो आप इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करोगे, ले लोगे। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ले लिया, दैट मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, गेन किया है। दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि हमारा कौन सा प्रोसेस है, हमारा एक रिडक्शन प्रोसेस है। क्लियर है बात, आ रही बात समझ में। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल ले, जैसे मान लो मैंने कहा, जैसे इसका अपोजिट कर लो, जैसे मैंने कहा Cu2+ था, ठीक है। अब Cu2+ से देखो क्या हो गया, मान लो Cu हो गया, है ना, या मान लो Cu+ हो गया। तो इस केस में देखो आप क्या कहोगे, इस केस में आप यही तो कहोगे सर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, अब 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी पता नहीं क्या हुआ कि यहाँ पर अब एक ही इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने कहीं से ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन का गेन किया ना। तो इलेक्ट्रॉन का अगर गेन है तो हम क्या कह रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं रिडक्शन। अब एक माइनस वाला देख लेते हैं। अब माइनस वाला देखो, मान लो मैंने जैसे कहा कि आपके पास सल्फर है, ठीक है, आपके पास क्या है, सल्फर है। तो मान लो सल्फर से आपने बना लिया S2-, सॉरी 2- होगा ये, प्लस नहीं होगा। सल्फर से ये बच्चे क्या बन गया आपका, सल्फर से ये आपका बन गया 2-, ठीक है, 2- बना। अब बात समझो, यहाँ पर देखो, अच्छा बात को समझो, S से S2- हो गया। सिंपल, आप कहते हो ना मेरे पास Cl होता था, तो Cl के पास जब एक ऊपर जब Cl के पास आप माइनस चार्ज क्यों लगाते थे, समझो Cl के पास माइनस चार्ज क्यों लगाते थे, क्योंकि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता था। यानी कि जब Cl के पास जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब आता था तो हम कहते थे अच्छा Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो यहाँ पर भी तो वही बात हो रही है ना, सल्फर था, सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसका मतलब समझ गया, यानी कि सल्फर ने अब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। क्लियर होगी बात, सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन के बच्चे क्या कर लिया, गेन कर लिया। अब एक और आप मेरे को बता दो, जैसे मान लो मैंने कहा कोई भी ले लिया जाए, जैसे मान लो मैंने कहा ऑक्सीजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन से मान लो मैंने बना दिया O2 है, ठीक है, और O2 से मान लो जैसे मैंने बना दिया, क्या बना दिया जाए, क्या बनेगा, देखो O2 है ना, O2 है ना, ठीक है O2, तो मान लो हमने बना दिया 2O22-, ठीक है, ये हमने बना दिया। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर भी सेम वही कहानी है, यहाँ पर जो क्या है, इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं था, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, एक्स्ट्रा हो गए। आगे बात में, तो यहाँ से भी आप चाहो तो रूल बना सकते हो। एक तो ये तरीका है याद रखने का। दूसरा तरीका देखो हम क्या बता दिए, ये ऑक्सीडेशन में कि इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा और निगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा। लेकिन रिडक्शन के केस में क्या हो जाएगा बच्चे, देखो जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिक्रीज हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि रिडक्शन के केस में क्या होगा, अगर हमको अगर याद रखना होगा तो हम कैसे याद रखेंगे, हम ये कहेंगे कि डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। क्लियर होगी बात, अब ये शायद याद रहेगा आपको, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। एंड देखो इस वाले में देखो, निगेटिव चार्ज वाले में देखो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर कोई भी निगेटिव चार्ज नहीं था, यहाँ पे दो चार्ज बढ़ गए, यहाँ पर भी कोई निगेटिव चार्ज नहीं था, यहाँ पे 2 चार्ज बढ़। क्लोरीन वाला भी आप चाहो तो एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, Cl से मान लो Cl- हो गया। आगे बात में, तो यहाँ पर देखो एक कोई भी चार्ज नहीं था, यहाँ पर एक चार्ज बढ़ गया। तो हम ये कह रहे हैं कि इंक्रीज इन निगेटिव चार्ज। अगर निगेटिव चार्ज अगर आपका अगर बच्चे इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, वो हम कहेंगे कि हमारा ये एक क्या है, रिडक्शन हो रहा है। आगे बात में, अब आपको पता है कि भाई मतलब जिस प्रोसेस से रिडक्शन होता है तो हम जस्ट उसके अपोजिट लेते हैं। हमने कहा ये बात तो क्लियर है ना, जैसे आप अगर कह रहे हो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है तो आप मतलब जिस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन होता है तो आप उस वाले कंपाउंड को क्या बनाते हो, बता देते हो ये तो हमारा जो है वो हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट है, यही तो बताते हो। आ रही बात समझ में, ये बात तो नहीं बतानी पड़ेगी ना, देख लो सिंपल सी बात। मैंने कहा कि अगर आपको बताना होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बताना होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सब क्लास 11 की बातें हैं। और आपको बताना होगा कि अगर रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की क्या पहचान होती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में देखो होता क्या है कि जो सब्सटेंस हमारा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और जो सब्सटेंस हमारा इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है बात। चलो हम कहाँ पर थे, क्या थे, और सर क्या पढ़ाने लगे। शॉर्ट तरीका आपको पता है ना, ठीक, और जो कि आपको पता होगा। तो इतनी बात समझ में आई, इन चीज़ों को हम हटाते हैं फिर से, देखो चलो हटाते नहीं हैं। तो अब आपको समझ में आ गया
अब आपको समझ में आ गया मैंने जो स्टेटमेंट बोला था, कौन सा स्टेटमेंट बोला था कि हमारी ये जो HNO3 है, सॉरी ये जो हमारी बच्चे जो HNO3 है ना, तो HNO3 जो हमारे ये क्या हमारी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है। अब बात समझो, अगर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +5 है तो ये बढ़ तो सकती नहीं है, डिक्रीज हो सकती है। मान लो कि +4 हो जाए, बात समझना, मान लो कि +3 हो जाए, मान लो कि +2 हो जाए, मान लो कि +1 हो जाए, ये बात आपको समझ में आ गई। तो देखो देखो अभी जस्ट आपको हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज का अगर डिक्रीज होगा, समझ गए, तो पॉजिटिव चार्ज अगर डिक्रीज हो तो याद करो क्या मैंने बताया था, पॉजिटिव चार्ज का डिक्रीज होना मतलब रिडक्शन, पॉजिटिव चार्ज का डिक्रीज होना मतलब रिडक्शन। तो ये रिडक्शन जो है प्रोसेस को शो करेगा। अब रिडक्शन अगर शो कर रहा है तो हमारा ये जो सब्सटेंस है वो होगा क्या, क्या होगा, वो हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो क्या होगा, ये हमारा एक ऑक्सी जस्ट अपोजिट होता है ना, अरे बाप रे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सब क्लियर है ना बच्चा, ठीक, चलो इतनी बात क्लियर है। तो बात आ गई समझ में, मैंने आपसे जस्ट थोड़ी देर पहले तो बताया था ना, देख लो ना भाई, देख लो ना, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज दैट मीन्स रिडक्शन, यही तो है। लिख लो इस चीज़ को कहीं छुपा करके कॉपी में अपने, बहुत काम आएगा ये, फर्दर बहुत ज़्यादा काम आएगा। चलो देखो क्या क्या हम आपको बताते रहे हैं, ये बात समझ में आ गई। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा जो HNO3 है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ना कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है, क्लियर है ये बात। अच्छा अब हम बात करते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, भाई हम इसको किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो नेक्स्ट आप हेडिंग लगा लो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या आपको नेक्स्ट हेडिंग लगानी है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं HNO3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो तो सबसे पहले जो इसको जो बनाया गया, मतलब बेसिकली हम यहाँ पर लेबोरेटरी मेथड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लेबोरेटरी मेथड की बात करेंगे। तो क्या हुआ कि मान लो जैसे मैंने कहा कि मेरे पास जो है हम ये कह लें कि मेरे पास अगर पोटेशियम नाइट्रेट हो या सोडियम नाइट्रेट हो, दोनों में से कोई को भी आप ले लो, पोटेशियम नाइट्रेट को ले लो या सोडियम नाइट्रेट को ले लो, और आप उसे क्या करो, गर्म करो H2SO4 के साथ, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका नाइट्रिक एसिड बनेगा। दैट मीन्स हम ये कह रहे हैं क्या कि मेरे पास मान लो सोडियम नाइट्रेट है, NaNO3 है, ठीक है, और इस NaNO3 को हम क्या कर रहे हैं, हम इस H2SO4 के साथ गर्म कर रहे हैं। देखो बच्चे ये सब जो इक्वेशन होती है ना, ये सब थोड़ी सी याद रखने वाली बात होती है, प्रैक्टिस करो ना, पता है क्या, देखो कैसे प्रैक्टिस क्या करो, जैसे आपके पास ये पूरी पेज है, क्या कर लो ना, इस पूरे पेज को 2 पार्ट में से मोड़ दो, समझ गए, 2 एकदम बराबर पार्ट में मोड़ दो, और देखो लिखते जाओ सब प्रैक्टिस करते जाओ, ताकि आपका पेज ही बचेगा और देखने में देखो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग बहुत प्रैक्टिस करते थे, तब जाकर के सारी चीज़ें क्लियर होती थी, है ना। तो थोड़ी सी सारी चीज़ें याद रखने वाली हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, NaNO3 हो गया, और हमने H2SO4 के साथ इसका क्या कर दिया, रिएक्शन करा दिया। तो क्या बन जाएगा हमारा, तो सबसे पहले तो आप HNO3 निकाल लो, ठीक है, थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा, और प्लस साथ ही साथ आपका देखो क्या बन जाएगा, ये आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि NaHSO4 ये आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये आपकी पहली मेथड हो गई। अब ये तो हमने लैब में बना लिया। मान लो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि अगर हमें इसको इंडस्ट्रियल मेथड पे अगर तैयार करना होगा, ओ है ना, तो इसको हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं क्या, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस के थ्रू देखो हम लोग क्या करते हैं, तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस के थ्रू हम लोग जो है लार्ज स्केल में बनाते हैं, है ना। तो हम इसे कैसे करेंगे, लार्ज स्केल। अब कैसे बनाएंगे, उसका बेसिकली कुछ स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप इसका क्या है, कुछ रिएक्शन है, आपको वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में बेसिकली हम लोग करते क्या है कि हमारा जो भी अमोनिया होता है, ठीक है, तो हम लोग उसका जो है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं। ऑक्सीडेशन यानी कि हमें ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो मान लो मैंने कहा कि मेरे पास अमोनिया था NH3, भाई ओस्टवाल्ड प्रोसेस में हम लोग अमोनिया ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अमोनिया का हम लोग क्या कराते हैं, कैटालिटिक, ये थोड़ा सा लिख लेना, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं। सब बातें थोड़ी सी याद रखने वाली हैं, पढ़ने वाली हैं, भोर में उठ करके बढ़िया से पढ़ो। तो हमारे पास HNO3 सॉरी हमारे पास ये NH3 है, और हमने इसका ऑक्सीडेशन करा दिया, हमने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। और कुछ हम प्रेजेंस में भी लेते हैं, तो प्रेजेंस में हम लोग जो है प्लेटिनम ले लिया, या हमने जो है रुहेडियम ले लिया, और बेसिकली हम यहाँ से 500 से लेकर के 500 से लेकर के नहीं 500 ही हम जो है टेम्परेचर लेते हैं, और 9 बार आपकी क्या है, बार आपकी बताती है प्रेशर, ठीक है। तो 9 बार हमने क्या कर लिया, प्रेशर लिया, और 500 केल्विन हमने टेम्परेचर लिया। तो हमारा क्या बनेगा, अभी हमारा बना नाइट्रिक ऑक्साइड,
क्या बनेगा, पहले नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा NO और प्लस H2O यहाँ से बाहर निकलेगा। इसको आप थोड़ा सा बैलेंस कर लेना, थोड़ा सा ध्यान रखना ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। और ये 4NO बैलेंस कर लेना आप, वैसे भी लेक्चर बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से लग रहा है बड़ा होने वाला है। ये बैलेंस हो गया। अब बात समझो, अब देखो ये हमारा यहाँ से क्या बना, नाइट्रिक एसिड बना। अब यहाँ से हमारा जो नाइट्रिक एसिड है वो फर्दर क्या करेगा, वो फिर से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, ठीक। तो क्या करा दो आप अगले स्टेप में, फिर से क्या करा दो, इस नाइट्रिक एसिड का यानी कि जो हमारा जो NO बना है इसका हम फिर से फर्दर क्या करा रहे हैं, अपने इस ऑक्सीजन के साथ फिर से फर्दर हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो करा देते हैं, यानी कि NO और प्लस O2, है ना। क्या बन जाएगा, देखो ये हमारा बन जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स NO2, ठीक है। इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस कर लो तो बैलेंस ही हो जाएगा। आप यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, O2 3 है, 3 है, 3 है, तो 3 से कम तो चलेगा नहीं, यहाँ पर 2 लगा दो और यहाँ पर लगा दो 2, ठीक है। 4 6 4 4 4 4 हो गया, ठीक है। ये आपका बना। अच्छा अभी भी आपको नाइट्रिक एसिड नहीं बना। अब लेकिन देखो अब आपके पास क्या आ गया है, अब आपके पास NO2 आ गया है। सिंपली आप इस NO2 को आपने पढ़ा था पिछले वाले वीडियो का ही तो है, याद आया क्या, क्या करोगे इस NO2 को, ठीक है, इस NO2 को क्या कर दो, वाटर के साथ घोल दो, तो क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा HNO3। यही तो आपने पढ़ा था बच्चा, ये जब हम वो याद करो NO2 वाला जब हम रिएक्शन जब करा रहे थे वाटर के साथ, तो ये तो बना था, याद आई बात। तो इस तरीके से हम ये हमारा पूरा का पूरा जो प्रोसेस होगा यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा ओस्टवाल्ड प्रोसेस हो जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने क्या पढ़ा, हमने 2 मेथड पढ़े, हमने एक पढ़ा लेबोरेटरी मेथड पढ़ा और एक हमने पढ़ा ओस्टवाल्ड प्रोसेस पढ़ा। नाउ हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड की। तो नेक्स्ट आप हेडिंग क्या लगाओगे, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक। चलो देखो, तो प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड की बात करें तो सेम वही पहले बात कर लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में देखो हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा, तो बेसिकली क्या होता है कि ये एक कलरलेस लिक्विड होता है ना। थोड़ा सा जो है आपको ये हल्का सा पीला भी देखने को मिलेगा। आप बेसिकली अगर लैब में गए होगे तो हम बात कर रहे हैं, अगर नहीं गए होगे तो फिर आपने नहीं देखा होगा, है ना। तो हल्के ये पीले कलर का होता है, क्यों होता है भी आप डिस्कस करते हैं। तो पहला हमने कहा कि पहले ही जो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, तो ये जो हल्का होता है कैसा होता है, ये कलरलेस होता है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो प्योर नाइट्रिक एसिड होगा, प्योर नाइट्रिक एसिड इज कलरलेस, ठीक है। प्योर नाइट्रिक एसिड हमारा कैसा होगा बच्चा, कलरलेस होगा। अच्छा तो अगर सर इम्प्योर होगा तो फिर कैसा दिखेगा, वही हल्का येलो कलर का दिखेगा, है ना। अब क्यों दिखेगा, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारी कुछ इम्प्योरिटी होती है, जैसे कि हमारे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था ना, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बना था, ठीक है, तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती है, तो जिसकी वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कुछ अमाउंट में रह जाता है। अगर पूरे तरीके से अगर वो नहीं हो पाया है, घुल नहीं पाया है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रहेगा, तो इसलिए हमें वो क्या दिखता है, हल्का येलो कलर का दिखता है। आपने देखा होगा अगर आप लैब में गए होगे, कहाँ से सर जाएंगे इस बार, तो लैब में गए ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बस इमेजिन करो कि लैब में आप में ऐसे बहुत सारे ऐसे बॉटल रखे हुए हैं, उसमें एक हल्का, हाँ वो ऐसे हल्का पीला कलर का एक बॉटल है, इसमें पीले कलर की जो है लिक्विड भरी हुई है, और वही हमारा क्या है, नाइट्रिक एसिड। प्योर नहीं है वो, है ना, लैब में प्योर चीज़ें नहीं होती हैं। जानते हैं कि बच्चे जो हैं बड़े बदमाश होते हैं, और वो इधर उधर जो है क्या बताया जाए, हमें सब अपनी कहानी याद है, मतलब हम लोग जब पढ़ते थे ना तो बहुत जो है, मतलब छोड़ो जाए तो कभी और हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बड़ी मतलब परेशानी हो जाती थी, मतलब वहाँ पर जो लैब बॉय होते थे ना, उनको बड़ी परेशानी हो जाती थी, कहते थे ये बच्चे कितने मतलब खुराफाती हैं। ओके, तो दूसरी प्रॉपर्टी देखो हम लोग बात करें, दूसरी प्रॉपर्टी देखो क्या है इसकी, आप लोग बेसिकली फ्रीजिंग और जो है बॉइलिंग पॉइंट याद रख लो। तो इसकी जो हमारी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, दैट मीन्स जो BP होती है, वो 355, ये याद रखना है, 0.6 केल्विन के आसपास होता है। और इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है, यानी कि FP, फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स FP, तो ये होती है 231.2 केल्विन, ठीक है ना। तो ये आपकी इसकी कितनी होती है, आपकी इसकी फ्रीजिंग पॉइंट होती है। अच्छा, अब तीसरी बात हमने जो बताई आपको, क्या होता है कि हमारा जो इम्प्योर जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है वो जनरली येलो कलर का होता है। तो है ना, क्या बता दो, ये बता दो कि ये कह लो कि दी इम्प्योर HNO3 या नाइट्रिक एसिड क्या लिख रहा है, HNO3 इम्प्योर नाइट्रिक एसिड इज जनरली येलो, ठीक है। ऐसा होता है, येलो कलर का होता है। क्यों होता है, रीज़न अगर आपसे मान लो पूछ लिया 1 मार्क का, क्यों होता है भाई बता दो जल्दी से। तो ड्यू टू क्या बता दोगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। दैट इज, ये हमारी एक्ट करती है एज अ इम्प्योरिटी की तरह भाई, क्योंकि घुला नहीं ना, बात समझना, घुला नहीं ना। अगर घुल जाता तो फिर हमारा वो पूरा एकदम बढ़िया कंसंट्रेटेड हो जाता है कि नहीं। अगर वो अच्छे तरीके से घुल जाता तो क्या हो जाता,
कंसंट्रेटेड हो जाता ना। नहीं समझ रहे हो? समझ गए ना, चलो ठीक है, आगे बात समझ में। अच्छा, और क्या हो सकता है देखो, अब एक और प्रॉपर्टी लिख लो, फोर्थ प्रॉपर्टी लिख लो कि बेसिकली हमारी ना ये कोरोसिव नेचर की होती है, मतलब स्किन को थोड़ा सा जला देता है, ठीक है। इसलिए लैब में प्योर नहीं रखा जाता, रखे रहते हैं लेकिन वो छुपा करके रखे रहते हैं, हाँ वो सब लैब बॉय ऐसे ही करते हैं। तो इट हैज़ एक कोरोसिव नेचर। कोरोसिव का मतलब आपको मेरे ख्याल से तो नहीं बताना पड़ेगा ना, कोरोसिव का मतलब कभी कभी कुछ चीज़ें गूगल सर्च भी कर लिया करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरोसिव, आपको पता चलेगा। चलो देखो आगे बात करते हैं। ये हमारी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी ना। हम लोग बात करते हैं बच्चे केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, हेडिंग लगा लो केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टाइम लगा बस उसी में लगा, क्योंकि अगर वही चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी ना तो ये आप मतलब जो है माथा पीट पीट पर जो थक जाओगे, अपना सर पीट लोगे, लेकिन ये सब चीज़ें पढ़ोगे, अगले रात पढ़ोगे सुबह भूल जाओगे, अगले रात पढ़ोगे सुबह भूल जाओगे। तो इन चीज़ों को अगर आप समझ लोगे ना बच्चा तो बहुत मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक। देखो तो पहली प्रॉपर्टीज़ क्या बताई गई कि भाई हमारा ये जो नाइट्रिक एसिड है वो एसिडिक कैरेक्टर का है। कैसे पता चला? प्रूव करो। आपको एक नाइट्रिक एसिड दे दिया जाएगा और चलो बोल दिया जाएगा, लैब वाला आया बोल दिया चलो लो ये जाओ इधर आओ, बहुत बदमाशी कर रहे हो, ये बताओ, ये देखो ये हम तुमको एक ये एसिड दे रहे हैं, चलो बताओ ये बताओ कि जो है ये कैसे आप बता पाओगे कि ये एसिड है कि बेस है। मतलब ऐसा नहीं बोलेगा कि एसिड दे रहे हैं, बोलेगा कि चलो बताओ। तो कैसे बताओगे आप? सिंपली आपके पास पहला देखो सिंपल सा तरीका क्या है, सिंपल सा तरीका ये है कि आप उसको जो है अपने लिटमस पेपर से क्या करो, चेक करो। किससे? लिटमस। दो तरीके की लिटमस पेपर होती है ना, ब्लू और रेड। तो अगर उसने ब्लू लिटमस को रेड में अगर कन्वर्ट कर दिया तो क्या होगा? वो आपका एसिड होगा। आगे बस में यही तो हमने क्लास में पढ़ा था ना। तो हम ये कहेंगे बेसिकली हम पहले बात कर रहे हैं एसिडिक कैरेक्टर की, एसिडिक कैरेक्टर, ये तो पहला तरीका हुआ, ठीक है, ये जनरल सी बात हो गई। दूसरा तरीका क्या हुआ कि मान लो अगर हम उस नाइट्रिक एसिड को अगर हम इस वाटर के साथ अगर घोलते हैं, है ना, तो क्या होना चाहिए? बढ़िया अमाउंट में हमें H3O आयन हमें मिलना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, मिलना चाहिए ना। अगर ज़्यादा अमाउंट में अगर हाइड्रोनियम आयन अगर मिल रहा है, ज़्यादा अमाउंट में अगर हाइड्रोनियम आयन मिल रहा है तो हम क्या कहेंगे? भाई हमारा हाइड्रोनियम आयन मतलब जस्ट लाइक H+ आयन, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम ये कह देंगे कि बेसिकली ऐसा क्यों हुआ, ये एसिडिक कैरेक्टर का क्यों हुआ? तो आप ये बता दो कि बिकॉज इट इज हाईली आयोनाइज्ड। क्या हो गया ये? हाईली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। और एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा? ये हाईली आयोनाइज्ड हो गया एंड गिविंग, और क्या देने लगा? एंड गिविंग हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। दैट मीन्स हम क्या बोलते हैं इसको? H3O+ या H+ ही तो बोलते हैं, ठीक है। चलो करके देख लेते हैं। यानी कि हमने कहा भाई हमने इसका रिएक्शन कराया किसके साथ? वाटर के साथ, HNO3 और प्लस H2O। तो देखो क्या हो गया, क्या मिला, क्या हो गया? ये हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में H3O आयन बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिला, और प्लस यहाँ से हमें क्या मिलेगा? NO3 यानी कि नाइट्रेट आयन भी हमें मिलेगा। NO3 मतलब नाइट्रेट आयन, ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी आप इसमें और बता दो कि इट टर्न कह सकते हो आप, क्या था? ब्लू लिटमस, है ना। तो ब्लू लिटमस रेड, इसने क्या कर दिया? इसने ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर दिया? रेड में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर होगी बात ना। दूसरी में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला हमारा जो प्रॉपर्टी है ना, दूसरी जो प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी नंबर B, इसमें हम बात कर रहे हैं एक्शन ऑन मेटल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक्शन ऑन मेटल। अब देखो एक्शन ऑन मेटल में पढ़ने से पहले आप अपनी क्लास 12th वाली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को एक बार पढ़ लो। लिखबा का नाम अगल मंजन जो बताया था मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ वाले में, तो आप उस वाले लिस्ट को एक बार पढ़ लो। वीडियो को पॉज करो और पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। पढ़ लिया? अब आ जाओ वापस। पढ़ लिया ना? पढ़ लिया, ठीक है। तो आपने देखा था कि हाइड्रोजन के ऊपर हमारा हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हमारे होते थे, और हाइड्रोजन के नीचे हमारे जो है जब मतलब जिनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो लो होती थी हाइड्रोजन से, दैट मीन्स जो माइनस में होते थे, हम उनकी बात कर रहे हैं ना। तो दो तरीके से होते थे, तो हम यहाँ पर दोनों की बात करेंगे। हम मेटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि नाइट्रिक एसिड जो हमारा होता है, तो मोस्टली हमारे जितने भी मेटल होते हैं उन सारे से क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, लेकिन कुछ मेटल को छोड़ करके जो नोबल मेटल होते हैं। आपको पता है कि नोबल मेटल कौन कौन से होते हैं? नहीं पता? देखो
मेरे को बेसिकली दो चीज़ें पता है, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। देखो आपके पास एक होता है गोल्ड और आपके पास होता है प्लैटिनम, ठीक है। ये आपके नोबल, नोबल मतलब समझते हो ना भाई, जो मतलब जो रईसी खानदान हो, मतलब खानदानी रईस हो, दैट मीन नोबल, कहते हैं ना ये कितनी नोबल फैमिली है, मतलब कितनी अमीर फैमिली है, मतलब समझ रहे हो नोबल, ठीक है। तो नोबल का मतलब क्या हुआ कि नोबल एटम, नोबल मेटल को छोड़ करके हमारा ये जो नाइट्रिक एसिड है वो मोस्टली सभी हमारे मेटल से क्या करता है, रिएक्ट करता है, बस नोबल मेटल को छोड़ करके, ठीक है। इस बात समझ में आ रही है। देखो तो हम क्या लिख देते हैं, हम इसको यहाँ पर ये थोड़ा सा बात लिख देते हैं क्या, कि नाइट्रिक एसिड अटैक किस पर अटैक करता है, ऑल द मेटल, अटैक ऑन ऑल द मेटल, ठीक है, ऑल द मेटल एक्सेप्ट, सॉरी एक सी होगा, ठीक है, एक्सेप्ट नोबल मेटल, नोबल मेटल। तो नोबल मेटल में आप दो नाम लिख लो, एक आपका हो गया गोल्ड, ठीक है, दैट मीन्स Au, और एक आपका हो गया प्लैटिनम, दैट मीन्स Pt, ठीक है। तो इन दोनों को छोड़ करके इन पर भी अटैक करेगा, लेकिन अभी नहीं, समय आने पर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई है कि गोल्ड को और प्लैटिनम को छोड़ करके बेसिकली क्या करता है, सभी मेटल के साथ क्या करता है, कि मतलब सभी के साथ रिएक्ट करके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाता है। अब हमारी बात यहाँ पे ध्यान समझना, ये जो नाइट्रिक एसिड है ना, ये देखता है, मतलब ये जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आपके पास देखो बेसिकली दो तरीके की नाइट्रिक एसिड होंगी, एक आपका होगा डाइल्यूट, ध्यान से समझना, इस बात को ध्यान समझोगे तभी आपको जो अगला सेंटेंस समझ में आएगा या फिर अगली बात लाइन जो है समझ में आएगी। तो नाइट्रिक एसिड बेसिकली हम दो तरीके का बना सकते हैं, एक डाइल्यूट हो और एक कंसनट्रेटेड हो। क्या हो बच्चा, एक डाइल्यूट हो और एक कंसनट्रेटेड हो। तो अब ये जो नाइट्रिक एसिड है वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि बेसिकली वो कौन सा मेटल पर रिएक्ट कर रहा है, तो वो क्या बना रहा है, ये बेसिकली क्या करता है, डिपेंड करता है। तो देखो क्या हुआ कि यहाँ पे हम ये कह देंगे कि बेसिकली हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब भाई किसी भी नाइट्रिक एसिड ने क्या किया, किसी भी मेटल पर अटैक किया और मान लो कोई एक प्रोडक्ट बनाया, तो हम ये कहेंगे कि जो प्रोडक्ट है, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ, बेसिकली होगा क्या, ऑक्सीडेशन होगा ना, द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, ऑक्सीडेशन ही तो करेगा, तभी तो हम उसको रिड्यूसिंग, सॉरी तभी तो हम उसको क्या बोल रहे थे, तभी तो हम एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया क्या, नहीं एक मिनट, ठीक है, देखो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बेसिकली हो क्या रहा था, हमारा रिडक्शन हो रहा था। नाइट्रिक एसिड भाई HNO3 है, तो वो क्या शो करेगा, रिडक्शन ही तो, मतलब रिडक्शन प्रोसेस अप्लाई करेगा ना, तभी तो हम लोग उसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहे थे। तो अब हम ये कह रहे हैं, चलो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, हमने ये कहा कि भाई नाइट्रिक एसिड हमारा जो प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, तो वो बेसिकली डिपेंड करेगा कि हमने नाइट्रिक एसिड की हमने कंसनट्रेशन कितनी ली है, हमने टेम्परेचर कितना रखा है, ठीक है, हमारा जो मटेरियल है, तीन बातें, हमारा जो मटेरियल है वो क्या है, वो हाइड्रोजन से ऊपर वाला मटेरियल है भाई, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला, वो हाइड्रोजन से ऊपर वाला मटेरियल है या हाइड्रोजन से नीचे वाला मटेरियल है, ठीक है। तो हमने बताया ये कि हमारा जो ऑक्सीडेशन होगा, मतलब सॉरी हमारा जो प्रोडक्ट होगा, द प्रोडक्ट इज डिपेंड अपॉन, पहली चीज कंसंट्रेशन, किस पर डिपेंड करेगा, इंपॉर्टेंट है ये, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। दूसरी चीज टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, एंड लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, ये इन तीन चीज़ों पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। आ गई बात समझ में। अब हम बात करते हैं, पहले देखो मान लो हम दोनों चीज़ें लेकर के ना, बेसिकली हमें इसमें और इसकी ज़्यादा जो है ध्यान में रखनी है बातें ना। तो मान लो हमने कहा कि अभी हमारे पास एक नाइट्रिक एसिड था, मान लो जिसकी कंसंट्रेशन थोड़ी कम है, और हमने एक ऐसा मेटल लिया है, बात समझना, हमने एक ऐसा मेटल लिया है जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो हाइड्रोजन से कम है। तो हाइड्रोजन से कम का मतलब क्या, मतलब कि भाई हम बिलो जाएंगे, हाइड्रोजन से क्या जाएंगे, नीचे जाएंगे। तो हाइड्रोजन से नीचे मान लो हम गए तो हमें कॉपर मिला, क्या मिला, हमें कॉपर मिला, मिलेगा ना। देखो आप, इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि आप जो है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो, तो आप हाइड्रोजन से नीचे जाओ, तो हाइड्रोजन से नीचे जाने का मतलब कि भाई लो मतलब हम कह रहे हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी वो हाइड्रोजन से क्या होगी, लो होगी। तो हम बात करें यहाँ पर पहली कंडीशन की, ध्यान से मेरी बात समझना बच्चे, ध्यान से मेरी बात समझना। मैंने कहा कि इसमें हम फर्स्ट केस देख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट केस देखो, इसमें क्या हो जाएगा, हम ये बोल रहे हैं कि हमारी जो मेटल होगी, मेटल हम ये कह दें मेटल बिलो हाइड्रोजन आयन,
और हम ये कहाँ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अच्छा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम कह रहे हैं भाई हाइड्रोजन के हम आयन के हम नीचे की बात करें तो हाइड्रोजन आयन के नीचे का मतलब, इसका मतलब एक आप इसको और एक और तरीके से लिख सकते हो क्या, कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन हाइड्रोजन, यही तो होगा। सब बातें हमने पढ़ ली थी, है ना, क्लास 12th में ही हमने पढ़ी हैं, और चैप्टर नंबर वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में देख लो आप। चलो अब ध्यान रखना, अभी हम यहाँ से देखो 2 केसेस देखेंगे फिर से, ठीक है। तो हमने कहा कि मान लो हमने कॉपर लिया, ठीक है, हाइड्रोजन के नीचे हमारा क्या होगा, कॉपर होगा। और मान लो हमने अभी ले लिया HNO3, HNO3, ठीक है। और ये हमने थोड़ा डाइल्यूट लिया है, कैसा लिया है भाई, सॉरी ये क्या लिख दिया सर आपने, HNO3, क्या लिखना है मेरे को, HNO3। और अभी हमने ये डाइल्यूट लिया है, कैसा लिया है, डाइल्यूट लिया है, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, ध्यान से मेरी बात समझना। अभी हम इसकी आपके पीछे का रीज़न भी बताएंगे, इसका ऐसा रीज़न क्यों हुआ, ध्यान से मेरी बात समझो। क्या बना, नाइट्रेट बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो कॉपर है तो कॉपर का नाइट्रेट बनाएगा, तो क्या हो जाएगा, Cu और NO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये कैसे फंसने लगा, एक मिनट, ठीक, CuNO3 का होल ट्वाइस, ठीक। अब ध्यान से बात समझो, अब हमारा ये जो HNO3 है, ठीक है, तो बेसिकली इसका होगा क्या, रिडक्शन, क्या होना है इसका, रिडक्शन होना है, होगा ना, इसका रिडक्शन ही तो होगा, बस समझो। तो रिडक्शन होकर के देखो क्या बनाएगा, NO, क्या बनाया, NO और प्लस H2O बाहर निकलेगा। इसको हम थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं, तो ये बैलेंसिंग का थोड़ा सा काम है, ठीक है ना। हमने इसको बैलेंस कर लिया, यहाँ पर हम लेते हैं 3Cu है तो 3 ही लेना पड़ेगा, और 2NO और H2, दैट मीन्स 4। देखो ये आपका नाइट्रिक एसिड है, ये NO का मतलब क्या, नाइट्रिक एसिड। मेरी बात थोड़ी सी ध्यान समझो, एक और हमें रिएक्शन लिखने दो, उसके बाद आप मेरी बात ध्यान से समझना। फिर मान लो हमने कहा कि फिर हमने जो है Cu लिया, और Cu लेने के बाद हमने जो है HNO3 ले लिया फिर से, और अब इस बार हमने कंसनट्रेटेड लिया है, कैसा लिया हमने HNO3, हमने कंसनट्रेटेड HNO3 लिया है, रिएक्शन करा दिया, तो देखो क्या बन गया, हमारे पास फिर से नाइट्रेट ही बनेगा, क्या बनेगा, हमेशा नाइट्रेट ही बनेगा, ध्यान रखना। तो NO3 का होल ट्वाइस, और प्लस मान लो हम बैलेंस कर ले रहे हैं NO2, यहाँ पर NO2 बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया, और प्लस 4H2O। अब मेरी बात ध्यान समझो कि सर यहाँ पर NO क्यों बना, और यहाँ पर सर NO2 क्यों बना। क्या आप मेरे को बता सकते हो कि NO में और NO2 में बच्चे, NO2 में किसकी ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगी। अब ऐसी बात है, आप NO की ऑक्सीडेशन निकालोगे तो यहाँ से इस N की ऑक्सीडेशन कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, +2। और इस वाले में NO2 में इस N की ऑक्सीडेशन कितनी हो जाएगी, +4 हो जाएगी, ना भाई। देखो नाइट्रोजन का कितना मान लो, X मान लो, इसका मान लो -2, इसका मान लो X मान लो, इसका मान लो -2, तो -2 × 2 4। आगे बात समझे। अब बात समझो, आप ये देख रहे हो कि अगर हमारी नाइट्रिक एसिड, बात को ध्यान समझो, अगर नाइट्रिक एसिड अगर ज़्यादा डाइल्यूटेड है, ज़्यादा डाइल्यूटेड है, मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या होगा, रिडक्शन होगा। देखो रिडक्शन ही तो होना है। इस यहाँ पर अभी देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +5 थी। अब देखो यहाँ पर इसकी, इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितनी हो गई, +2 हो गई। याद करो वो दिन जब मैंने आपको बताया था कि डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीज +5 से क्या हो गया बच्चा, +5 से हो गया +2, तो डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज हुआ। डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या, रिडक्शन। डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या, रिडक्शन। अब मैंने आपसे कहा कि ये नाइट्रिक एसिड जितना ही ज़्यादा बढ़िया डाइल्यूट होगा, उतना ही बढ़िया ये क्या करेगा, उतना ही बढ़िया ये रिड्यूस्ड होगा, मतलब है ना, उतना ही बढ़िया ये क्या करेगा, इसका ही उतना ही बढ़िया रिडक्शन होगा। अरे बात समझे। अब यहाँ देखो ये कंसनट्रेटेड अमाउंट में है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा कंसनट्रेटेड अमाउंट में है। तो अगर ये कंसनट्रेटेड अमाउंट में है, देखो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5 है, और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितनी है, +4 है। तो क्या ज़्यादा ये हुआ, नहीं हुआ ना। आगे बात समझे, ज़्यादा ये ऑक्सीडाइज नहीं हुआ ना। तो हम क्या कह रहे हैं, यही यहाँ पर ये बात है ना। NO2 है भाई, क्यों NO2 क्यों बना, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो क्या भाई, रिडक्शन तो यहाँ भी हो रहा है, रिडक्शन तो यहाँ से यहाँ पर भी तो हो रहा है ना, रिडक्शन ही तो बताओगे। और जिसका रिडक्शन होता है वो हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही तो होता है, यहाँ पर भी तो रिडक्शन ही हो रहा है, नहीं समझे, आ गई बात समझे।
हाँ बिल्कुल आ गई बात समझ में सर, रिडक्शन ही तो हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पर देखो ज़्यादा रिडक्शन हो गया, +2 +5 से +2 हो गया। यहाँ पर देखो +5 से +4, एक ही इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक ही पॉजिटिव चार्ज कम हुआ। और हमें पता है कि भाई पॉजिटिव चार्ज का कम होना मतलब रिडक्शन, ये तो हमने पढ़ा है अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको डिटेल में बताया। आ रही बात समझ में? तो ये यहाँ पर कहानी है, ठीक है, कि अगर ये कंसंट्रेटेड है, ध्यान रख, अब बात समझ लो कि अगर ये कंसंट्रेटेड है, इसको आप बैलेंस कर लेना, अगर ये कंसंट्रेटेड है तो कंसंट्रेटेड है तो क्या होगा भाई, ज़्यादा रिडक्शन नहीं होगा। अगर ये जो है हाईली डाइल्यूटेड है और ज़्यादा, मान लो वेरी 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 डाइल्यूट कर दें, हम इसको और ज़्यादा डाइल्यूट कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा कुछ और नाइट्रोजन का कंपाउंड बनेगा, उस केस में नाइट्रोजन का कंपाउंड +1 हो सकता है। हमारी बात समझ में है कि नहीं, या फिर माइनस में भी हो सकता है। क्लियर है ना ये बात? तो ये इसका यहाँ पर सिंपल सा रीज़न है। याद रहेगा कि अगर डाइल्यूटेड है तो क्या बनेगा, NO बनेगा। क्यों बनेगा NO? क्योंकि NO में N की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होती है, और अगर हाईली कंसंट्रेटेड है तो बहुत ज़्यादा रिडक्शन नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा, NO2 बन जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि NO2 में N की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +4। क्लियर हुई आपको ये इतनी बात, क्यों ऐसा हुआ? मज़ा आ गया। चलो अभी हमने बात करी, देखो बच्चे अभी हमने बात करी कि मेटल बिलो हाइड्रोजन आयन, ठीक है, अभी हमने उस मेटल की बात करी है जो हाइड्रोजन आयन के नीचे हो। अब अगर हम जस्ट ऊपर वाला ले लें, मतलब हाइड्रोजन आयन के अगर हम ऊपर एक हम कोई मेटल ले लें, जैसे मान लो आपके एनसीईआरटी में दिया जिंक, तो हम अब जिंक की बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आप हेडिंग लगाओ, इसी का दूसरा वाला जो सब पार्ट है वो आप लगा दो। एक मिनट, देखो अब इसमें क्या होगा, हम बात करें सेम वही हमारी जो मेटल होगी अब क्या होगी, हाइड्रोजन आयन के ऊपर होगी। हाइड्रोजन आयन के ऊपर का मतलब कि हाइड्रोजन से वो मेटल हमारी हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी, ये तो बात होगी ना। तो इसमें सिंपली क्या लिया गया, जिंक लिया गया, ठीक है, कि जब क्या होगा, जब जिंक हमारा क्या है, जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो N2O बनाएगा, दैट मीन्स डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। और जब कंसनट्रेटेड जब एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो NO2 बनाएगा। सेम वही कंसनट्रेटेड वाले में फिक्स हो गया, लेकिन जो डाइल्यूट वाले में वो चेंज हो गया, अब वो और ज़्यादा वीक हो गया, मतलब उसकी जो है वो और ज़्यादा कम हो गई ना। मतलब डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की आप अगर बात करो तो उसकी जो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, +1 होती है, ठीक है। तो सिंपल सी आप ये स्टेटमेंट लिख लो क्या, कि जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट किसके साथ, HNO3 नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट HNO3 टू गिव क्या दे देगा ये आपको, N2O, क्या दे दिया, N2O दे दिया, एंड विथ कनक या कंसंट्रेटेड HNO3 टू गिव NO2, क्या दे देगा भाई, NO2 दे देगा। क्लियर है बात? चलो आगे बात समझना, ऐसा रीज़न क्यों हो गया, क्लियर है ना, क्योंकि भाई वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है इसलिए ज़्यादा वो ब्रेक नहीं हुआ। देखो तो रिएक्शन करा लेते हैं, मैंने कहा भाई मेरे पास जिंक था, ठीक है, और हमने इसका रिएक्शन करा लिया, पहले हम डाइल्यूट से करा लेते हैं, यानी कि HNO3 यहाँ पर हम इसके 10 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा, सेम वही नाइट्रेट ही बनाना, तो क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट। याद रखना, देखो बड़ा आसान है, बस प्रैक्टिस कर लो ना, जिंक नाइट्रेट। तो जिंक का ऑक्सीडेशन मतलब जिंक का कितना होता है, 2+2 होता है, तो ठीक है, NO3 का होल राइस हो जाएगा, ठीक है, जिंक Zn2+ होता है ना, प्लस H2O बाहर निकाल दो, 5H2O, और साथ ही साथ यहाँ से आप क्या बनेगा आपका, देखो ये डाइल्यूट है ना, तो डाइल्यूट है तो क्या बनेगा, लो क्या बनेगा, लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बनेगा। तो इन दोनों में लो कौन है, अब ऐसी बात है, ये लो है तो NO2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, N2O बन जाएगा ना। देख लो नाइट्रोजन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो कितनी है, मान लो कि नाइट्रोजन की मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो 2 है तो 2x हो जाएगी, और प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 होती है, तो -2 इज इक्वल टू ओवरऑल कितना हो जाएगा, 0। सॉल्व कर लेना, देखो कितना आ जाएगा, 1। तो नाइट्रोजन हमने ये पढ़ा भी था 1 होती है कि नहीं। तो ये हमारा बन गया डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्लियर है? चलो अब हम किसके साथ रिएक्शन करा देते हैं, जिंक का HNO3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, लेकिन अब कंसनट्रेटेड अमाउंट में ले रहे हैं। तो जिंक प्लस HNO3, और यहाँ पर हमने मान लो ले लिया 4HNO3 ले लिया, ठीक है, रिएक्शन करा देते हैं। सेम अभी वही बनेगा, क्या जिंक नाइट्रेट ही बनना है हमेशा, देखो नाइट्रेट ही तो बनना है, कितना आसान है यार, कितना आसान है ये, NO3 नाइट्रेट का होल ट्वाइस, प्लस यहाँ से फिर से वाटर निकाल लो, तो यहाँ से जो है तुम्हारा 2H2O बाहर निकल जाएगा, और प्लस अब यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, NO2, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर 2 ले लो, 2NO2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है, समझ रहे हो कितना आसान है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं, थोड़ी सी और ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। आ रही बात समझ में, बात को आगे बढ़ाई जाए। चलो तो ये आपने देख लिया कि भाई
हमारा ये किस तरीके से किस किस टाइप के मेटल पर हमारा क्या था, कैसे कैसे क्या कर रहा था, ये रिएक्शन कर रहा था, आपको पढ़ना पड़ेगा। ना हम बात कर लेते हैं कि अब हमारा जो वो जो नोबल जो हमारा जो मेटल छूटा हुआ था ना, जिसको हम बहुत ही जो है रईस खानदान से मान रहे थे, ठीक है, अब हम उसकी बात थोड़ी सी कर लेते हैं। ये क्या हो गया, खत्म हो गया क्या पेज, कोई बात नहीं। देखो तो पेज खत्म हो गया। देखो बच्चे बात करते हैं एक्शन ऑन नोबल मेटल, ठीक है। हमारे जो नोबल मेटल थे उन पर अब हम कैसे किस तरीके से एक्शन करा सकते हैं। तो हमने पहले ही कहा था कि भाई नाइट्रिक एसिड है वो तो वहाँ पर टाइम हो गया, मतलब वो जो है उस पर एक्शन नहीं कर सकता, उस पर जो है रिएक्ट नहीं कर सकता, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो क्या हुआ कि नाइट्रोजन ने जो है कंसनट्रेटेड HCl से जाकर के दोस्ती कर ली। देखो होता क्या है, तो अब इस तरीके से तो हुआ नहीं, तो क्या करेगा कि हमारा जो अब ना हम एक एक्वारेजिया बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक वर्ड याद रखोगे आप, एक्वारेजिया, ठीक है, एक्वारेजिया। ये एक्वारेजिया का देखो मतलब क्या होता है, ये होता है मतलब हम क्या लेते हैं, हम 3 पार्ट लेते हैं HNO3, सॉरी 3 पार्ट हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो 3 पार्ट HCl एंड 1 पार्ट HNO3। तो इस तरीके से हम जो सॉल्यूशन हमारा जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्वारेजिया, ठीक है। तो क्या हुआ देखो, हम पहले क्या बना लेते हैं, हम एक्वारेजिया बना लेते हैं। तो हमने कहा भाई मेरे पास HNO3 था, इसका हमने 1 पार्ट ले लिया, और हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 पार्ट ले लिया, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 पार्ट हमने ले लिया, ठीक है, 3HCl, है ना। तो क्या बनेगा देखो, हमारा बनेगा पहले तो बनेगा NOCl। अब इस NOCl को क्या कहते हैं याद है, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, लिख लो, नाइट्रोसिल क्लोराइड। और प्लस H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और प्लस 2Cl, बात को ध्यान समझना, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से 2Cl देखो बाहर निकला, यानी कि हमारा ये क्लोराइड आयन है। 2Cl का मतलब क्या है, हमारा क्लोराइड आयन है। अब यही क्लोराइड आयन क्या करेगा, हमारे उस या तो गोल्ड से या तो हमारे उस प्लेटिनम से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा जो फ्री क्लोराइड है ना, ये हमारा जो फ्री क्लोरीन है, अब यही क्या करेगा, उस गोल्ड से या प्लेटिनम से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो फर्दर देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Au मान लो अगर है आपके पास, ठीक है। तो Au में हमने क्या कर दिया, Cl से हमने रिएक्शन करा दिया, तो क्या बन जाएगा, देखो Au का बेसिकली कितना होता है, Au का वैलेंसी कितना 3 होता है, +3 ना, 3, ठीक है, 3 ठीक है। और Cl का कितना होता है 1, तो क्या बन जाएगा देखो AuCl3, यही तो बनाओगे, AuCl, Au का होता है 3, Cl का होता है 1, ऐसे तो बनता है ना, ये सब सारी चीज़ें क्लियर है ना। तो AuCl3, मान लो प्लेटिनम की बात कर लेते हैं, तो Pt है और प्लस Cl, इसको बैलेंस कर लो आप, तो यहाँ पर 3Cl हो जाएगा, यहाँ पर लगा दो 3Cl लगा दो, ठीक है, इसको बैलेंस करो, ठीक। Pt और Cl है, तो आपको पता होना चाहिए कि Pt का देखो कितना हो जाएगा, 4 होता है, Pt का कितना होता है 4, और Cl का कितना होता है 1। इस तरीके से तो बनेगा, तो क्या बन जाएगा PtCl4, इसको आप बैलेंस कर लो, यहाँ पे 4Cl लगा लो। तो इस तरीके से हमारा प्लैटिनम क्लोराइड या हमारा गोल्ड क्लोराइड, इस तरीके से हमारी ये चीज़ें बनती हैं। क्लियर होगी बात, हाँ कई बात समझ में। एक बार एजिया के थ्रू हमने क्या कर लिया, जो हमारे जो नोबल मेटल थे उन पर भी हमने रिएक्शन जादू चला दिया, ठीक है ना। बात करते हैं, अब तो हमने ये मेटल की बात कर ली, बात करते हैं नॉन मेटल की, कि नॉन मेटल पर ये कैसे रिएक्ट करेगा। चलो हेडिंग लगा लो, एक्शन ऑन नॉन मेटल। क्या लगाना है आपको हेडिंग, नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग होगी, जो भी आपकी होगी, नंबर देख लेना, एक्शन ऑन नॉन मेटल, ठीक, एक्शन ऑन नॉन मेटल। बड़ा ये अजीब है, थोड़ा सा इसको सीखना पड़ेगा, चीज़ें बड़ी अजीब हो जाती हैं कभी कभी इसमें। ओके देखो, एक्शन ऑन नॉन मेटल। तो अब ये नॉन मेटल के साथ देखो रिएक्ट करके क्या बनाएगा, तो देखो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके, मान लो जैसे कि जैसे मान लो हमारा कार्बन के साथ मान लो रिएक्ट किया, तो कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके बना देगा। मान लो आयोडीन के साथ रिएक्ट किया, तो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके जो है आयोडिक एसिड बना देगा। आयोडिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है ना, ठीक है। सल्फर के साथ रिएक्ट किया, तो सल्फर जो है ये H2SO4 बना देगा, समझ में आ रही बात। फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट किया तो H3PO4 बना देगा, फॉस्फोरिक एसिड बना देगा। क्लियर है बात, आगे बात सुनिए, यही है, सिंपल सा तरीका है, इसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। तो देखो सिंपली हम यहाँ पर ऐसा डायरेक्टली लिख देते हैं, हमने ये कहा कि आयोडीन हमारा जो होगा, आयोडीन इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड टू आयोडिक एसिड, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडिक एसिड में। तो आपको आयोडिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है HiO3, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, तो कार्बन हमारा हो जाएगा CO2 में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, दैट मीन्स CO2 में हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें सल्फर की,
तो सल्फर हमारा ऑक्सीडाइज्ड होकर के देखो किसमें हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड में, यानी कि H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम एक और हमारा लास्ट है फॉस्फोरस की, अगर हम बात करें फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस हमारा कन्वर्ट होकर किसमें हो जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड में, फॉस्फोरिक एसिड। कुछ ज़्यादा ही लंबा लेक्चर नहीं हो गया ये, बाप रे मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा। H3PO4 हो जाएगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देख ही लो, ख़त्म तो करना ही है। हाँ ओके, H3PO4 हो जाएगा। आगे बात समझे, तो रिएक्शन कर लोगे, जिस तरीके से एनसीईआरटी में रिएक्शन दिया हुआ है बच्चा लोग, सेम वही उस तरीके से आपको बना लेना है, ठीक है। कर लोगे ना, कर लोगे, ठीक है, कमेंट करके बताओगे सर मैंने कर लिया, मैंने प्रैक्टिस कर लिया, मैंने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। हम बात करते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट को, समझा देते हैं, एनसीईआरटी में भी ये चीज़ दिया गया है, समझा देते हैं। तो सबसे पहली बात समझो कि जो आपकी जो ब्राउन रिंग टेस्ट है, ठीक है, वो हम लोग करते किसके लिए, वो हम लोग करते हैं नाइट्रेट आयन की चेकिंग के लिए। मतलब आपकी हाथ में ये देखो, ये हम लोग चीज़ ना हम लोग ये लैब में किए थे, आप लोगों ने तो नहीं किया होगा, लेकिन ब्राउन रिंग टेस्ट हम लोगों ने लैब में किया था। और आपको जान करके ये बड़ी हैरानी होगी कि मेरा रिंग बना ही नहीं था, अदर बच्चों का बना था, मतलब कुछ बच्चों का बना था, कुछ बच्चों का नहीं बना था। तो हम भी उन्हीं बच्चों की कैटेगरी में आते जिनमें मेरा रिंग नहीं बना था। बड़ा मतलब दुख हुआ था, मतलब होता ही नहीं था कुछ, क्या ही बताया जाए, चलो जाने दो। फिलहाल देखो, तो हम बात कर रहे हैं ब्राउन रिंग टेस्ट की बात कर रहे हैं, गाना नहीं गाने लगना, ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक। तो हम लोग ये बेसिकली करते किसके लिए, हम लोग ये करते हैं नाइट्रेट आयन के लिए, दैट मीन्स NO3- आयन, इसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट आयन, ठीक है। आता है लिखने के लिए कि क्या है ब्राउन रिंग टेस्ट, है ना, इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो इसका वो पूरा का पूरा जो है आपको दे देगा, 3 नंबर में जो है 2 नंबर में एक्सप्लेन करने के लिए दे देगा। चलो इसको एक्सप्लेन करके बताओ कि क्या है ये ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है। तो पहली चीज़ ब्राउन रिंग टेस्ट बेसिकली क्या है, तो हम लोग किसी भी सॉल्यूशन में, मान लो आपने, आपके टीचर ने, आपके लैब बॉय ने जो है मान लो आपको एक सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है, और किसी बीकर में, मतलब किसी उसमें जो है आपको उसमें एक सॉल्यूशन दे दिया और बोल दिया कि चलो बताओ कि इसमें ये ब्राउन रिंग टेस्ट, मतलब ये हमारा नाइट्रेट आयन है कि नहीं है। तो होना क्या चाहिए कि मतलब अभी हम देखेंगे तो होता क्या है ना कि उस जो भी हमारी जो वो जो क्या बोलते हैं उसको, ये अरे यार क्या बोलते हैं यार उसको, देखो भूल गए, हाँ क्या बोलेंगे, टेस्ट ट्यूब है ना, टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो जो आपका टेस्ट ट्यूब होता है उसमें ऐसे दे दिया, तो क्या होता है कि ठीक है, मतलब ऐसे दे दिया तो बोल दिया कि अब देखो क्या करेंगे, तो उसको हम लोग एक प्रोसीजर के थ्रू क्या करेंगे, हम लोग उसको देखेंगे। तो पहली चीज़ आपको क्या करना है, पहली चीज़ आपको इसमें बताना है कि हमारा जो देखो ब्राउन रिंग टेस्ट हम लोग बेसिकली इसके लिए करते हैं, इसके लिए तो आप ये बता दो, पहली चीज़ आप ये बता दो कि जो नाइट्रेट हमारा है, नाइट्रेट गिव ब्राउन रिंग टेस्ट। पहली बात आपने ये बता दी, ये हम बोर्ड पर्पस के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। तो करते क्या है, विथ Fe2+ आयन को, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, Fe2+ आयन को, यानी कि हम फेरस सल्फेट को हम इसमें क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, ठीक है, आयन विद Fe2+ आयन, और इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4, concentrated H2SO4, ठीक है, ये H2SO4 रहेगा, ध्यान से समझ लेना। H2SO4 के हम क्या करते हैं, साथ इसका हम क्या करते हैं, जो है मिला करके किसी भी हमारा जो भी टेस्ट ट्यूब होता है उसमें हम इन सब सारी चीज़ों को क्या करते हैं, मिलाते हैं। देखो होता क्या है, कलर की हम बात करें अपने इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में, यानी कि जब हम लोग जब कंपाउंड की बात करें तो बेसिकली कलर का वहाँ से हम आपको पूरा का कॉन्सेप्ट बता देंगे। फिलहाल ब्राउन है ना, ये सारे जितने भी कलर होते हैं ना, तो बेसिकली क्या है, इनका एक रीज़न होता है। देखो अब यहाँ पर हम लोग बेसिकली करते क्या है, देखो ऐसे कह लो आप, ये एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज है ना, ठीक है, देखो जनरली यहाँ से बेसिकली चीज़ें यहाँ तक आपने ये बता दें कि हाँ ठीक है हमें ये चीज़ करते हैं। तो हाउ टू परफॉर्म, एक आप यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा लो कि हाउ टू परफॉर्म, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई कैसे परफॉर्म करोगे, परफॉर्म, हाउ टू परफॉर्म, ठीक। देखो तो करते क्या है, बाई एडिंग, हम ऐड करते हैं, बाई एडिंग FeSO4, फेरस सल्फेट हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं FeSO4 सॉल्यूशन, FeSO4 सॉल्यूशन किसमें,
जो भी आपको सॉल्यूशन दिया गया होगा, आपके टीचर ने आपको एक सॉल्यूशन दे दिया, बोला कि चलो बताओ भाई इसमें कौन सा आयन है ना, इसमें कौन सा जो है ये कौन सा ये मतलब किस आयन का सॉल्यूशन है, ये आपको ऐसे बोल दिया। तो जो भी आपके पास सॉल्यूशन होगा आपको उसमें FeSO4 क्या करना है, मिलाना है। तो हमने कहा क्या कहा कि भाई एडिंग SO4 सॉल्यूशन किसमें, टू एन एक्वा सॉल्यूशन, एक मिनट यार, AQUEOUS, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन टू एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग, अब हमें तो ये नहीं पता ना, हाँ लेकिन हम अब ये जान तो रहे हैं भाई, क्वेश्चन अगर बोला है तो हमें, अब हम ये तो पढ़ के गए हैं ना कि ठीक है ये हमें मिलेगा ही मिलेगा तो कंटेनिंग NO3, मतलब कि जिस टेस्ट ट्यूब में, मतलब आपने कहा कि सर ये मेरे पास जो ट्यूब था इसमें जो हमें जो सॉल्यूशन जो दिया गया है इसमें क्या है, हमारा NO3 आयन कंटेन है, हमें नहीं पता, बस हमें दिखाना है ना। तो कंटेनिंग NO3 आयन एंड देन एडिंग, अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, हम इसमें H2SO4 ऐड कर देंगे, देन एडिंग H2SO4, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एक ही बार H2SO4 ऐसे डाल दोगे, ये ऐसे आपका ये ऐसा टेस्ट था इसमें आप एक ही बार ऐसे पूरा का पूरा उछल दिया है H2SO4, नहीं, बहुत ही धीरे धीरे डालना होता है, ठीक है ना। मतलब ऐसे डालना होता है कि इसके दीवार से ऐसे ये जो इसकी जो ये जो बीकर की जो है ना, ये जो बाउंड्री है ना, इसे ऐसे सट करके ऐसे ऐसे मतलब जो H2SO4 है वो ऐसे फ्लो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे ये ऊपर ऐसे डाल दिया, ऐसे पानी की तरह लो एक बाल्टी पानी उछल दिया, नहीं, बहुत ही धीरे धीरे, ताकि जो हमारी H2SO4 है वो इस बीकर के सरफेस से होकर के अंदर की तरफ बहुत ही धीरे धीरे अमाउंट में जाए, है ना। तो कैसे करेंगे, एडिंग H2SO4 स्लोली, ये इंपॉर्टेंट सब सारी चीज़ें हैं, हम आपको जो बता रहे हैं ध्यान से समझो, ठीक है। स्लोली along the side of test tube, along the side of test tube, ठीक। अब देखो, तो जैसे ही आपने ऐसा किया तो क्या होगा, दूसरा पॉइंट आप क्या बता दो, दूसरा पॉइंट आप ये बता दो कि एक ब्राउन रिंग, जब थोड़ी देर बाद एक ब्राउन रिंग, ठीक है, कहाँ मिलेगा, बीच में आपको मिलेगा, यानी कि वो जो सॉल्यूशन होगा और सॉल्यूशन के ऊपर आपने क्या डाल दिया, H2SO4 डाल दिया, तो सॉल्यूशन और उस H2SO4 के बीच में, है ना, मतलब जो आपका जो FeSO4 था, ठीक है, उसके बीच में क्या होगा आपका, वो रिंग एक ब्राउन तरीके का जो है रिंग नजर आएगा, एग्जैक्टली इसी तरीके से, ठीक है ना। ब्राउन रिंग कह सकते हो कि एट द इंटरफेस ऑफ, एट द इंटरफेस ऑफ, या इंटरफेस बिटवीन कह लो, बिटवीन द सॉल्यूशन ऑफ, द सॉल्यूशन एंड H2SO4, ठीक है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। तो एक ब्राउन टाइप का रिंग मिलेगा, तो ये हमारा जो रिंग क्या प्रेजेंस करेगा कि हाँ भाई हमारा ये NO3 आयन है ना। एंड H2SO4 एसिड indicates the presence of, indicate the presence of NO3 माइनस आयन। आगे बात समझे, तो इसका सिंपल सा रिएक्शन है, कुछ इस तरीके से बताया गया है कि आपके पास FeSO4 होगा तो FeSO4 का हम केवल Fe2 प्लस ले लिए, और प्लस हमारे पास जो था ये हमारे पास पहले से उस बीकर में, मतलब सॉरी बीकर कह रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में हमारे पास ये पहले से पड़ा हुआ होगा, ठीक है, और थोड़ी बहुत अमाउंट में हमारे पास मतलब 4H प्लस कुछ H प्लस आयन भी होंगे, है ना। तो जब हमने इसका रिएक्शन कराया तो पहले हमारा NO बनेगा, यही NO इंपॉर्टेंट है, ठीक है, NO बनेगा, और प्लस हमारा ये 3Fe3 बाहर निकल जाएगा, प्लस मतलब 3Fe3 प्लस, और ये H2O को आप बैलेंस कर लेना। अब देखो यहाँ से सेम वही, अब हम इस फिर NO को क्या करेंगे, इस Fe3 के इस Fe2 के साथ हम क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो क्या हमने क्या कहा भाई, हमारे पास Fe2 प्लस था, है ना, और प्लस हमने इसको NO से क्या कर दिया, नाइट्रिक ऑक्साइड से हमने रिएक्शन करा दिया। यहाँ पर आप बैलेंस कर लेना 5H2O, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो तो देखो आपको क्या निकल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, ये याद रखना है, FeH2O5 का होल 5 और NO, क्लियर है, 2 प्लस। तो ये जो आपकी है, ये आपकी यही आपकी ब्राउन रिंग है ना, ब्राउन कॉम्प्लेक्स आप कह लो, ब्राउन कॉम्प्लेक्स, ये आपका जो है इस तरीके से ब्राउन रिंग आप बना लोगे। क्लियर है बात, कर लोगे, मज़ा आ जाएगा इतना करने के बाद, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें ये हो गई बैटरी डाउन, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। तो अब देखो ऐसा करना है, आप मेरे को ये कमेंट करके बताओगे
कि क्या आप इस नाइट्रिक एसिड का, यानी कि ये जो हमारी HNO3 है, क्या आप इसके यूजेस लिख दोगे? बिल्कुल लिख देंगे। चलो यूजेस तो एनसीईआरटी में दिया ही है। क्या आप इसका स्ट्रक्चर मेरे को आप कमेंट करके बता दो कि यस सर मैंने इसका स्ट्रक्चर बना लिया, स्ट्रक्चर ऑफ HNO3, क्या बना लोगे आप? जल्दी से बताओ कमेंट करके यस और नो। बिल्कुल आसान है, हिंट दे दिया जाए या नहीं दिया जाए, कर लोगे ना? चलो कर लो, ठीक है। हिंट देखो हम थोड़ा दे दे रहे हैं। HNO3 है तो सेम वही हमने पहले ही बना लिया था एक का, ये आपका N होगा। यहाँ पर एक ऑक्सीजन खून चूसने के लिए रेडी है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन और जो है वो खून चूसने के लिए रेडी रहेगा ना? बिल्कुल रहेगा भाई, HNO3 है ना, तो हमारा एक H भी होना चाहिए, ठीक है। ये आपका 2 ऑक्सीजन हो गया, ठीक। अब हमारे पास देखो बात समझो, 2 तो ये ले लेगा, ठीक है, 2 ये ले लेगा, बचेगा 1। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दो, तो इस ऑक्सीजन के पास क्या होगा? 1 ले लिया तो साथ ही होगा ना, एक और चाहिए, तो इससे एक हाइड्रोजन ऐड कर लो। आगे बात समझ में, बैलेंस कर लो, देख लो, तो 5 6 हो जाएगा, 2 इसको देना पड़ेगा। आगे बात में थोड़ा सा इमेजिन करो, मैंने आपको जो बताया था, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। समझ में आ गई बात? बना लोगे? थोड़ा सा एंगल वेंगल वगैरह याद रख लेना, ठीक है, कि इस नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में कितनी बॉन्ड लेंथ होती है, इस ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के बीच में कितनी बॉन्ड लेंथ है, इस नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के बीच में कितनी बॉन्ड लेंथ है, सबकी अलग अलग है, ध्यान रखना, है ना। ये थोड़ा सा एंगल में भी होगा कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की एंगल भी थोड़ी सी अलग अलग होगी, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं। क्लियर है? आगे बात सुनने, तो ये है आपका, है ना। और कभी कभी जो है क्या आपसे जो है NO3 का, हाँ NO3 का जो है आपसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी पूछ लेता है। किसका? चलो आपकी होमवर्क में ये है कि आप NO3 जो आपकी जो माइनस आयन है, ठीक है, अभी हमने जो बनाया NO3 माइनस आयन जो है, इसकी आपको जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है। क्या बनानी है बच्चे? क्या बनानी है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हम ये नहीं बताएंगे, और हम बस इतना हिंट दे दे रहे हैं कि इसके आपके टोटल जो है 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, बस इतना हिंट दे दिया। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे जिसमें आपका वो डैश 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 भी इंक्लूडेड होगा। 3 तो ऐसे नॉर्मल बनेंगे। समझ में आ गई बात? अरे क्या बता दिए सर, आपको नहीं बताना चाहिए था। ठीक है, चलो इतना आप कर लोगे आई होप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बचा लो, पढ़ाई करते रहो और अपना आप ख्याल रखो, ठीक है, चलो। और हाँ, कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट करके भी बताना है कि आपको ये वीडियो पसंद आया नहीं। कमेंट करके बताओगे कि अच्छा है या ख़राब है। कमेंट जरूर किया करो, अपना फीडबैक दिया करो, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।